चलिए, आपके एग्जाम पास आ रहा है और एग्जाम में जब भी हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं ना, तो इंग्लिश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन के रूप में सामने आता है। और ज्यादातर स्टूडेंट्स का, ज्यादातर कैंडिडेट्स का माइंड घुमाने वाला काम भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। तो देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे बहुत ही अच्छे से और इफेक्टिवली सॉल्व किया जाता है, वो बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझना, समझकर उनके क्वेश्चन के सही आंसर लगा पाना एक बड़ा टास्क रहता है अच्छे अच्छे लोगों के लिए। तो करना क्या चाहिए, कौन कौन से रूल्स है, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से बेसिक स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए, ताकि इनके क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव वे में ज्यादातर सही आंसर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन का आप लगा पाए, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। बेसिकली हम क्या चर्चा करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे कि कैसे, कौन से टेक्निक से आपको किसी पैसेज को पढ़नी चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए उस पैसेज को पढ़ते टाइम। पैसेज को पढ़ लेने के बाद जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे आपको समझना है, किस तरह से क्वेश्चंस को समझ के उसके सही आंसर्स आपको लगाने चाहिए। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ताकि इसको समझकर, इसको देखकर आप अपने आने वाले एग्जाम्स में अच्छे से और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्व कर पाए। चलते फिर आगे चलते हैं। देखिए, इन चीजों को समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, रेफरेंस के रूप में एक पैसेज लेने वाले हैं। पैसेज जो आप देख पा रहे हैं ना, ये आपके लास्ट ईयर एग्जाम का अनसीन पैसेज है, सीजी टेट 2022 पेपर 1 का। विद द हेल्प ऑफ दिस पैसेज वी आर गोइंग टू लर्न कि कैसे हमको किसी भी पैसेज को सॉल्व करना है, कौन कौन से स्टेप्स होंगे जो हमको देखने होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी भी कोई भी पैसेज का ना शुरुआती जो पॉइंट होता है या फर्स्ट पैराग्राफ जो होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट फर्स्ट पैराग्राफ नहीं, शुरू के 2-3 लाइन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ना ये समझने की कोशिश करना होता है यहाँ पर कि बेसिकली ये जो पैसेज है ना, किसके बेस पर है, या किस, कौन सी मेन बातें या कौन से टॉपिक के से रिलेटेड ये पूरा पैसेज है। अगर हमको एक बार समझ में आ जाता है ना कि किस टॉपिक से रिलेटेड बातें बोली गई है ना, तो हम फिर अपना प्रिडिक्शन भी करने लगते हैं ना। हमारा खुद का भी तो कुछ अनुमान होता है, जो हम अनुमान लगाते चलते हैं कि भाई ये वाला टॉपिक पे अगर बात हुई है ना, तो हो ना हो इस तरह की बातें उसमें बोली गई होंगी। क्योंकि हमको हो सकता है कि जो टॉपिक के बारे में बात हो उसके बारे में हमको खुद से पहले से ही कुछ हमारा बैकग्राउंड नॉलेज हो, है ना। तो हम उस बैकग्राउंड नॉलेज का भी यूज करेंगे फिर उस पैसेज को समझने के लिए। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर हमको बैकग्राउंड नॉलेज होता है ना, तो वो जो लिखी हुई बातें हैं वो हमको ना आसानी से समझ में आने लगता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है शुरू के जो लाइन है उनको समझना। ठीक, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए क्या लिखा है, देयर इज अ जनरल कंसेंसस दैट international understanding need to be taught as a separate subject at the school stage, as that would aid to the curriculum load which is already too heavy। अब देखो यहां तक ना, यहां तक देखो, जब भी आप किसी भी पैसेज को पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे पॉइंट्स में आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, मेरे समझ से बाहर है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ना स्किप नहीं करनी चाहिए, याद रखिएगा, आपको स्किप नहीं करना चाहिए। आपको ना पूरे पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ना है। नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो भी डटे रहना है ना, आपको समझने की कोशिश करना है जितना ज्यादा आपकी समझ बनती है। और एक बार तो पैसेज को पढ़ते जाओ, है ना, उसके बाद दोबारा उसको समझते हुए पढ़नी चाहिए। ठीक है, जितना हो सके एक बार पढ़िए लाइन टू लाइन। ठीक है, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करके समझने की कोशिश करना है कि क्या बोला जा रहा है। कोई भी जो बातें होती है ना, एक बातें जो बोली गई होती है उनसे रिलेटेड ही दूसरी बातें होती है ना। और जैसे कि मैंने भी बोला कि हमको पॉइंट को, टॉपिक को समझने की कोशिश करना है। तो जैसे कि हमने ना पहले लाइन में देखा, हमने क्या देखा कि कुछ कुछ बातें यहाँ पर हुई है। देयर इज अ जनरल कंसेंसस, सामान्य एक धारणा होती है ना, कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग नीड टू बी टॉट। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मींस क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय जो समझ है, अंतरराष्ट्रीय जो मैटर्स है, अंतरराष्ट्रीय चीजों के बारे में समझ रखना, है ना। नीड मीन्स होता है कि जरूरत है। नीड टू बी टॉट, टॉट मीन्स पढ़ाया जाना। कहाँ? एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, एक अलग या अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। कहाँ? एट द स्कूल स्टेज। कहाँ? स्कूलों में। एज दैट वुड एड टू द, एज दैट वुड एड टू, एज दैट वुड एड टू द करिकुलम लोड विच इज ऑलरेडी टू हैवी। क्यों अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए? क्योंकि अगर उनको करिकुलम में ही शामिल करेंगे तो वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बोझ या एक्स्ट्रा लोड डालेगा, किसमें? हमारे करिकुलम में, पाठ्यक्रम में, जो ऑलरेडी हैवी है। ये क्या है? एक जनरल कंसेंसस है, सामान्य मान्यता है, सामान्य सी धारणा है लोगों का। ठीक है, ये वाली बात है। अब देखो, इस पहली लाइन से हमको क्या क्लियर हो गया? हमको क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं मोटा मोटा बात किसका हो रहा है, स्कूल का, स्कूल पाठ्यक्रम का, है ना, बच्चों से रिलेटेड कुछ पॉइंट को बताने का, पाठ्यक्रम या जो हमारा करिकुलम है उसमें कुछ चीजें जोड़ने का। क्या जोड़ना है? इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग।
ये पॉइंट तो समझ में आ रहा था, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है ना, अंतरराष्ट्रीय समझ को इसमें जोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे देखो, इंस्टीड it should be woven into the curriculum and the numerous opportunities that present themselves while teaching normal school subject may be intelligently and imaginatively used by the teacher to promote international understanding। देखो क्या बोला जा रहा है यहां से, पहले लाइन में बोले कि भाई इस तरह से जनरल मान्यता या धारणा होती है, फिर बोला जा रहा है इंस्टीड इट शुड बी वुवन इनटू द करिकुलम। वास्तव में ये जो अलग से सब्जेक्ट के रूप में जो पढ़ाने की जो जनरल समझ है या मान्यता है, उससे ज्यादा या अच्छा क्या हो जाएगा उनके जगह में, इट शुड बी वुवन इनटू द करिकुलम। इसको क्या करना चाहिए, हमारे पाठ्यक्रम में ही वूव करनी चाहिए, है ना, व्यू करनी चाहिए। व्यू मीन्स क्या होता है, बुनना। ठीक है, वुवन व्यू का थर्ड फॉर्म है। एंड द न्यूमेरस अपॉर्चुनिटी, और क्या करना चाहिए देख लो, एक एक वर्ड को देखते जाओ। न्यूमेरस, कई सारे अपॉर्चुनिटीज दैट प्रेजेंट देमसेल्व्स, है ना, व्हाइल टीचिंग, पढ़ाते समय बच्चों को कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज, मौके प्रदान करें, है ना, कहाँ, नॉर्मल स्कूलों में। ठीक है, और नॉर्मल स्कूल सब्जेक्ट्स में, है ना, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं स्कूल में, अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, उसी में कुछ ऐसा बच्चों के सामने कुछ बातें रखी, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए बच्चों को, जिनसे वो क्या कर पाए, है ना, उन समझ पाए। सब्जेक्ट में भी इंटेलिजेंटली एंड इमेजिनेटिवली यूज्ड बाय द टीचर, है ना, टू प्रोमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड लाइन क्या बोला गया है कि भाई अलग से सिलेबस नहीं में रखने के अलावा या उसके जगह पर क्या किया जा सकता है, टीचर्स के द्वारा स्कूल में पढ़ाते समय ना बहुत ही अच्छे से इंटेलिजेंटली या इमेजिनेटिवली क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग वाला जो मैटर है ना, जिसकी बात हो रही है, उसको बच्चों के सामने ऐसे पेश करे, ठीक है, ऐसे गूथे अपने सिलेबस में कि वो ना ज्यादा भारी भी ना लगे, ठीक है, बोझिल भी ना लगे, और बच्चों को ना थोड़ा बहुत आइडिया उससे रिलेटेड हो भी जाए। ठीक है, कौन से स्कूल में नॉर्मल स्कूलों की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट में ही, विषयों में ही शामिल कर विषयों में उसको कैसे इंटेलिजेंटली उसको गूंथ कर बताया जा सकता है, ये बोला जा रहा है ना, आसान है समझना। आगे देखो और क्या बोला जा रहा है, यहां तक तो हमको क्लियर हो गया। द स्कूल सब्जेक्ट्स विच कैन बी मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड, द स्कूल सब्जेक्ट, स्कूल के वे वो विषय विच कैन बी मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड, है ना, जिसको बहुत ही अच्छे से यूज किया जा सकता है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट है फॉर दिस पर्पस, है ना, इस उद्देश्य के लिए, दैट इज हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। अब देखो एक एक करके ऐसे पढ़ते जाओ, है ना, कौन कौन सी बातें। अब यहां तक हमने समझा कि ऐसे सब्जेक्ट जिनमें शामिल किया जा सकता है, तो सारे सब्जेक्ट के नाम होंगे। अब यहां तक ना हमको समझ में आ गया कि कुछ एक पॉइंट है जिनको सिलेबस में ऐड करने की बात हो रही है, लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ और आइडियाज दे रहे हैं, है ना, कि भाई उसको ऐसे किया जा सकता है, सब्जेक्ट में ऐड किया जा सकता है, ऐसे सारे सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट का नाम बता दिए। ठीक है, लैंग्वेज एज वेल एज फिजिकल एंड लाइफ साइंस, यहां तक पूरा उन सब्जेक्ट का नाम बताए हैं जिसमें उनको ऐड करके पढ़ाया जाता है। लगभग सभी सब्जेक्ट में इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतरराष्ट्रीय समझ की बात है ना। हावेवर एट द हायर एजुकेशनल लेवल, ठीक है, भले ही जो हायर एजुकेशनल लेवल होते हैं, है ना, वहां इंटरनेशनल एजुकेशन कैन बी प्रिस्क्राइब्ड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। अब देख लो क्या बोला जा रहा है, ठीक है, इस तरह से ना आपको लेवल वाइज चरणबद्ध तरीकों से पॉइंट टू पॉइंट चलना है और समझने की कोशिश करना है, एक सेंटेंसेस से दूसरे सेंटेंसेस को कनेक्ट करके, एक आइडिया से दूसरे आइडिया को कनेक्ट करके, थोड़ा बहुत अपना खुद का कॉमन सेंस, देखो कॉमन सेंस जो शब्द है वो बहुत महत्व रखता है पैसेज को समझने में। बहुत सारी जगहों पर अपने खुद के कॉमन सेंस यूज करने पड़ते हैं कि क्या हो सकता है, कई कई जगहों में आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आएगा, उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, तो वहां पर आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर, जो चीजें चली आ रही है, जो बातें बताई जा रही है, उसके बेस पर ना आप उसको अनुमान लगाएंगे कि हाँ वो ये हो सकता है। ठीक है, और अपने अनुमान के बेस पर ही पूरे लाइन को समझकर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर फॉलो करने होते हैं। देखो ये वाला लाइन में क्या बोला गया, भाई स्कूलों में तो सब्जेक्ट के साथ पढ़ाया जा सकता है बोले, लेकिन हायर एजुकेशनल में, है ना, हायर एजुकेशन लेवल में ये जो सब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसको एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में स्टडी कराया जाना चाहिए, है ना, अलग विषय के रूप में, बड़े क्लासेस में। हायर एजुकेशन मतलब क्या होता है, स्कूल के बाद वाला, है ना, कॉलेजेस में। In fact, the present situation in India broadly conforms to this consensus so far as the school stage is concerned, है ना। स्कूल स्टेज की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में तो ये कराया भी जाता है, अलग अलग विषयों के साथ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को पढ़ाया जाता है ना। आगे देखिए,
At the undergraduate and the postgraduate levels, courses of studies in subjects like history, geography, economics, political science, international relations, international laws, and international organization have been prescribed by most of the universities, and these contain contents which has a direct and indirect bearing on promoting यूनेस्को's ideals. देखो कई सारे यूनिवर्सिटीज में है ना क्या किया जा रहा है, डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सब्जेक्ट्स को भी प्रिस्क्राइब किया गया है या किया जा रहा है, जो कि डेफिनेटली क्या करते हैं, जो ऐसे कंटेंट कंटेन करते हैं जिसमें ऐसे चीजें पाई जाती हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, प्रमोट करता है यूनेस्को के आइडियल को। यूनेस्को की जो आइडियल बातें हैं उसको प्रमोट किया जाता है इन सब्जेक्ट्स में, इन सारे चीजों को पढ़ाकर। तो इस तरह से हमने बेसिकली इस पैसेज को अच्छे से समझा। क्या क्या चीजें हमने देखा बेसिकली इस पैसेज में, सबसे शुरुआत के लाइन में, स्टार्टिंग लाइन में हमने देखा कि क्या जनरल कंसेंसस, क्या एक आम धारणा होती है लोगों का इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के प्रति। फिर उसके बाद यहां से क्या बताया गया, यहां से बताया जाता है कि एक्चुअल में क्या होनी चाहिए सिलेबस में ना, बहुत ही इंटेलिजेंटली चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, किसको, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को स्कूल के सिलेबस में, और सब्जेक्ट के साथ ही बच्चों को उसको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, यहां तक कि हमने देखा विभिन्न जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स में बच्चों को उसको पढ़ाना चाहिए। हालांकि फिर बाद में बोला जाता है कि जो हायर एजुकेशनल में, बड़े हायर क्लासेस में इसको बच्चों को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा सकता है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, तो इस तरह से पूरा पूरा अंतरराष्ट्रीय समझ या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को सिलेबस में इंक्लूड करने के लिए बातें हुई है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ना तो किसी भी पैसेज को अच्छे से आप समझ सकते हैं एक दूसरे सेंटेंस को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमको कुछ कॉमन सेंस भी यूज करने पड़ते हैं, अपने बैकग्राउंड नॉलेज का यूज करना पड़ता है, अपना ये समझना पड़ता है कि सबसे पहले शुरुआत के कुछ लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये समझने के लिए कि कौन से टॉपिक में बेसिकली ये पूरा पैसेज बोला गया है। हर एक पैसेज किसी स्पेशल टॉपिक बेस्ड होता है ना, आप सबको पता है, उसको पकड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक बार समझ लेते हैं ना कि किस विषय के बारे में, किस थीम पर ये बातें हो रही है इस पैसेज में ना, फिर बहुत सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज होता है, बैकग्राउंड नॉलेज हमारे पास होती है उस पर्टिकुलर थीम के ऊपर, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो वो फिर बैकग्राउंड नॉलेज के बेस पर हमको ना चीजें समझ में आने लगती है, हम क्या करने लगते हैं, प्रिडिक्ट करने लगते हैं कि क्या क्या हो सकता है। चलो अब हम चलेंगे क्वेश्चंस में। देखिए बहुत सारे लोगों को ये मानना होता है, ये कहना होता है कि सर इतना टाइम होता नहीं है पैसेज को सॉल्व करने के लिए। यस आई एग्री, है ना, अभी हम पैसेज को प्रैक्टिकली या अभी लाइव सॉल्व नहीं कर रहे हैं अपने एग्जाम में, अभी तो हम समझ रहे हैं, अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि करना कैसे, तो टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए जितना कम से कम समय में हो सके इसको करने का। एक बार आप इसको पढ़ो अच्छे से, है ना, एक बार ऐसे ही पढ़ सकते हैं, दूसरे बार समझते हुए पढ़िए, हर एक लाइन को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए देखिए आइडियाज को, है ना, और पूरा पैसेज लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करिए। जहां पर भी कोई ऐसे सेंटेंसेस, कोई ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो डोंट स्टक देयर, वहां रुकने की जरूरत नहीं है, आप आगे निकलिए, है ना, और उसको जितना जितना आप हो सके उस लाइन का या उस वर्ड का मीनिंग आप निकाल सको वो निकालिए, बाकी दूसरे सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, चलो इसके बाद सारी चीजें जितना हमको हो सके, ये हमको समझ में आ गया ना, हमने 5 मिनट 5-7 मिनट दे दिए इसको समझने में। ठीक है, उसके बाद हम कैसे करेंगे, हमको चलना पड़ेगा अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में। देखो क्वेश्चन पहला क्या दिख रहा है, पिक आउट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ऐसे सब्जेक्ट को पिक करिए, यहाँ पर जो है ना सामाजिक, समाज के अध्ययन से डील करता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अनसीन पैसेज के बेस पर नहीं है, है ना, इसको तो बिना अनसीन पैसेज को पढ़ ही दिया जा सकता है इसके आंसर। भाई ऐसे ही कौन सा वो सब्जेक्ट है समाज के साथ डील करता है, जिसमें हम समाज का के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो देखो पॉलिटिकल साइंस है, सोशल साइंस है, सोशियोलॉजी है और लाइफ साइंस है। ठीक है, तो देखो सोशल साइंस ठीक है, ये सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान है, इसके तहत बहुत सारी ब्रांचेस होती है, बहुत सारी चीजें पढ़ना होता है, लेकिन स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट सोसाइटी, अगर हम समाज की बात करें तो वो सोशियोलॉजी होता है, क्या, समाज शास्त्र, है ना, तो उसमें हम पढ़ते हैं इस चीज को। तो ये तो बिना पैसेज पढ़े ही इसके आंसर दे सकते थे ना, फटाक से इसका आंसर देके निकल जाना है ना। ओके आगे देखो, द सेकंड द स्कूल सब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी मोस्ट प्रॉफिटेबली used for this purpose are history, geography, civics, economics and all the subjects, language as well as physics and life science। ठीक है, वो सब्जेक्ट्स जो जिसको इनके साथ इंक्लूड करके पढ़ाया जा सकता है,
ठीक है, कैसे पढ़ाया जा सकता है? प्रॉफिटेबली। अब इन द सेंटेंस द अंडरलाइन प्रॉफिटेबली इज, जो प्रॉफिटेबली है ना ये वाला, ये क्या है करके पूछा गया है ना? क्या है मीन्स व्हाट? नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो प्रॉफिटेबली वर्ड का यूज कैसे, क्या किस सेंस में किया गया? यू प्रॉफिटेबली यूज्ड फॉर दिस पर्पस, है ना? इस पर्पस के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबली वे में यूज किया जा सकता है, प्रॉफिटेबली ढंग से उसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर यूज करने के तरीके या मैनर या ढंग को डिस्क्राइब किया गया है ना, कि किस तरह से यूज किया जा सकता है, प्रॉफिटेबली यूज किया जा सकता है, जिससे कुछ प्रॉफिट हो, इस तरह से यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो लगता इस तरह से, अगर अब इसको हम देखेंगे तो ये तो एडवर्ब लग रहा है, ठीक है, लेकिन व्यापम ने इसका आंसर लिया था एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव लिया? क्योंकि यहाँ पर ये आप देखेंगे मोर मोस्ट, है ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होती है ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आई होप आपने पढ़ा होगा, किसी भी एडजेक्टिव को क्या करता है, किसी भी एडजेक्टिव को कंपेयर करता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसकी होती है? किसी एडजेक्टिव का होता है ना। सपोज गुड है, गुड बेटर बेस्ट आपने पढ़ा है ना, गुड बेटर बेस्ट। अगर ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से आप देखते हैं। वैसे प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल में जब एल वाई लगता है तो एडवर्ब के रूप में उसका फॉर्म होता है, लेकिन इस जगह में जिस हिसाब से उसका यूज हुआ है वो ज्यादा एडजेक्टिव के रूप में दिख रहा है, क्योंकि मोस्ट प्रॉफिटेबल बोल दिया गया है इस कारण, ठीक है। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था या डाउट था, फाइनल आंसर में एडजेक्टिव लिया गया है व्यापम के द्वारा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, पिक आउट द मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग्स ऑफ, है ना, मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग्स ऑफ। मीनिंग निकालना है किसका? द फ्रेज मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड। अब इसका सबसे प्रोबेबल मीनिंग निकालना है ना, मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड का। मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज मतलब सबसे अच्छे से प्रॉफिटेबली यूज उसका करना। तो मोस्ट फ्रूटफुल रिवार्डिंगली है, वैल्यूएबली है और कमर्शियली है ना। तो अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर तो दो तीन ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है। प्रॉफिटेबली मतलब कुछ आउटपुट निकलना, कुछ प्रॉफिट, है ना, तो वो फ्रूटफुली सबसे सुटेबल आंसर था इसका। और व्यापम के दौर इसको लिया भी क्या था? मोस्ट फ्रूटफुली, सबसे ज्यादा फ्रूटफुली यूज करना। बाकी उसके बाद कंफ्यूजन आपको यहाँ भी हो सकता था, कमर्शियली में या तो रिवार्डिंगली में, ठीक है। लेकिन इस पर सुटेबिलिटी सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर आपका था फ्रूटफुल, सबसे ज्यादा फ्रूटफुली उसको यूज करना। किसको? इंटरनेशनल इंटेलिजेंस को सब्जेक्ट्स में। अगला देखो, व्हाट आर द टू स्टेजेस वेयर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग शुड बी टॉट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट? कौन कौन से वो दो स्टेज है जिस जहां पर ना इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए? तो हमने देखा है ना, क्या देखा है हमने? दो कौन कौन से जगहों में उसको पढ़ाया जाना चाहिए था। तो अभी किसी किसी भी चीजों के आंसर देखने के लिए आप कहाँ आ सकते हैं, अपने पैसेज में एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से दो बोला गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इंटरनेशनल एजुकेशन कैन बी प्रिस्क्राइब्ड एज सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन फैक्ट द प्रेजेंट। कहाँ, एक मिनट यहाँ और देख लो। हाँ, यहाँ से देखिए, हायर एजुकेशनल लेवल में, है ना, हायर एजुकेशनल लेवल में। उसके बाद और नीचे देखेंगे तो आप पाते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और ये अंडर ग्रेजुएट लेवल, है ना। अंडर ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल दोनों लेवल की बात हुई है कि नहीं? दोनों लेवल की बात हुई है। तो ऑप्शन में ये इसी दोनों को पूछा गया है ना। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इजी था और इजी रहता है। एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी पैसेज की आप बात करिए, जब आप उस 3 घंटे के दौरान उस पैसेज को देखते हो ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, क्योंकि हमारी जो माइंड होती है ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में लगा होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को एनालाइज करने में, इवेल्युएट करने में, समझने में, बनाने में, तर्क करने में, सारी चीजों में। तो ना वो जो पैसेज होती है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, वो भी कई कई बार कॉम्प्लेक्स लगने लगता है ना। तो उस टाइम में हमारा टास्क होता है कि अपने आप को काम रखे, शांत माइंड से, है ना, उस पैसेज को समझने की कोशिश करें, ठीक। तो ये सेकंड आंसर था इसका। अगला देख लो और कि कैसे क्वेश्चन और पूछे थे इसमें। इंस्टीड इट शुड बी वोवन, देखो एक ही शब्द से एक ही जगह से दो तीन बार जगह क्वेश्चन पूछा गया है, वोवन, है ना, और ये सब आगे और देखना। इंस्टीड इट शुड बी वोवन इनटू द करिकुलम एंड द न्यूमेरल्स अपॉर्चुनिटीज दैट प्रेजेंट थीम्स दैट प्रेजेंट देमसेल्व्स व्हाइल टीचिंग नॉर्मल स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है। वो जो हम सेकंड नंबर था, है ना, सेकंड लाइन था, वहीं से है। इंस्टीड इट शुड बी वूवन, क्या किया जा सकता है? इसको वो वीव किया जा सकता है। वीव करना मतलब बुनाई करना, है ना। इनटू द करिकुलम, करिकुलम में उसको बहुत ही क्या कर, किसके साथ? इंटेलिजेंटली के साथ उसको, है ना, यहाँ पर देखिए, मे बी इंटेलिजेंटली एंड
imaginately used to the teacher to promote international understanding. ठीक है, the word in italic woman is used. ठीक है, woman का यूज यहाँ पर किस रूप में हुआ है, नाउन प्रोनाउन, नाउन वर्ब एडवर्ब की एडजेक्टिव, यहाँ पर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे हैं। तो देखेंगे इट शुड बी वूवन, इट शुड बी वूवन, या क्या किया जाना चाहिए, उसको बुनना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा किस रूप में यूज हुआ है आप बता सकते हैं। नाउन नाम तो नहीं है ना, वर्ब है, एडवर्ब या एडजेक्टिव भी नहीं है, ठीक है, वहां सीधा सीधा इसका यूज एक वर्ब के रूप में हुआ है। इट शुड बी वोवन, बुना जाना चाहिए, ठीक है, इस सेंस में। तो ऑप्शन नंबर बी था इसका। पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं ना ग्रामर का, तो बेसिक ग्रामर का आपको नॉलेज होना जरूरी है, एटलीस्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इन सभी का नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगला देखो, विच फ्रेज फ्रॉम द पैसेज मीन्स combined with the curriculum, which phrase of the passage means, है ना, कौन सा फ्रेज हमने देखा पैसेज में जिसका मतलब होता है combine the curriculum, combine with the curriculum, पाठ्यक्रम या करिकुलम में बंधा हुआ। अब बंधा हुआ मतलब अभी जस्ट हमने पढ़ा ना, वुवन, वुवन मतलब क्या, गूथा हुआ या बंधा हुआ, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, वुवन इनटू द करिकुलम, यही आया, वुवन इनटू द करिकुलम, ऑप्शन नंबर सी ही आएगा ना भी इसमें भी, ठीक है। बाकी ऑप्शन पहला और दूसरा देखेंगे, इंटेलिजेंट एंड इमेजिनेटिव यूज्ड इन द करिकुलम, कैन बी प्रिस्क्राइब्ड इन द करिकुलम, तो ये दोनों ज्यादा इसको सूट नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग नहीं बता रहा है। कंबाइन करना, करिकुलम से कंबाइन करके रखना मतलब वो वीव करके रखना, ठीक है, वोवन, गूथे हुए या बांध कर रखना। अगला देखो, ऑन रीडिंग पैरा 1 इट कैन बी इन्फोर्ड दैट, पैराग्राफ 1 को आप पढ़ेंगे तो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखो, ऑल द सब्जेक्ट एट स्कूल लेवल में नॉट बी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, स्कूल लेवल में सारे सब्जेक्ट हेल्पफुल नहीं होते इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने में। ये कुछ निष्कर्ष पहले हम पैराग्राफ में नहीं देखे। पहले पैराग्राफ में हमने क्या देखा है, एक तो जनरल कंसेंसस, सामान्य जो उस पर जो क्या है, मानना है, मान्यता है, धारणा है, उसको बताया गया है। फिर बताया गया है कि सब्जेक्ट के रूप में उसको यूज करना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। स्कूल सब्जेक्ट्स में बी यूज्ड क्रिएटिवली, स्कूल सब्जेक्ट्स में बी यूज क्रिएटिवली टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये सही है लगभग, है कि नहीं। क्रिएटिवली यूज किया जा सकता है स्कूल के सब्जेक्ट को, है ना, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी तो सही है। तीसरा देख लो, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, सेपरेट सब्जेक्ट स्कूल सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाना चाहिए तो नहीं बोला, वो जनरल कंसेंसस को बताया है, एक सामान्य धारणा है कि ऐसा लोग मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बताया गया है, तो ऐसा होना चाहिए नहीं बोला, तो ये गलत हो गया तीसरा, है ना। चौथा देखो, द स्कूल करिकुलम इज टू हैवी टू इनकॉर्पोरेट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, स्कूल निष्कर्ष की बात कही गई, पूरे पैराग्राफ से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो उस पूरे पैराग्राफ से दो बातें बोली गई थी ना, उन दोनों बातों से ये निष्कर्ष निकला कि भाई उसको क्रिएटिवली यूज किया जा सकता है सब्जेक्ट में, विषय में। तो इस तरह से पढ़कर समझना है आपको, है ना, ऑप्शंस को भी पढ़ना है, पढ़कर समझने की कोशिश करना है, तभी हम सही आंसर देखते हैं, है ना, क्योंकि 2-3 ऑप्शन ना क्या होता है, कंफ्यूजिंग होता है। लास्ट और देख लो, हाउ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी टॉट एट द स्कूल लेवल, स्कूल लेवल में कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, तो हमने पढ़ा है थ्रू वेरियस सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से, बाय गिविंग न्यूमेरस अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग मौके देकर, अपॉर्चुनिटीज देकर बच्चों को, बाय कंबाइनिंग द सब्जेक्ट्स कंटेन विद द करिकुलम, करिकुलम में इसको क्या करके कंबाइन करके, तो ऑल ऑफ द ज्यादातर जगह में सही होता है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। आखिरी देख लो, द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ पैरा 3, लास्ट वाले पैराग्राफ का मीनिंग क्या था, लास्ट वाले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, वो हमने हायर एजुकेशन में इसको अलग सब्जेक्ट के रूप में बनाया जा सकता है, ये पढ़ा, है ना। और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को पढ़ना प्रिस्क्राइब किया है, ये तो ठीक है लगभग। और देख लेते हैं, द सब्जेक्ट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन द यूनेस्कोस आइडियल, द सब्जेक्ट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड, कौन सा इंप्लाई होता है ना, कौन सा मीनिंग इंप्लाई होता है, तीसरा नंबर का जो पैराग्राफ था उस पैराग्राफ का मतलब क्या था, ओवरऑल मीनिंग, ठीक है। तो ये तो लास्ट लाइन में बोली गई थी, लेकिन ओवरऑल मीनिंग उस पैराग्राफ का ये भी नहीं था। तीसरा देखो, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज टू बी टॉट ओनली अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट और इसमें पढ़ाया जाना चाहिए ऐसा नहीं है, स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए बोला है, हालांकि थोड़ा सा उसको सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए बोला है, तो ये भी गलत हो गया। ओनली वाले तो आंसर ज्यादातर सही ही नहीं होते, आप सबको पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कंटेन्स सब्जेक्ट लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ,
एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऐसी चीजें कंटेन करता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, वो तो ठीक है, ये भी बोला गया है लगभग लगभग। लेकिन पूरा पैरा 3 को अगर हम देखें तो वो क्या इंप्लाई करता है, क्या मीनिंग निकालता है, ये बात बोली तो ये सारी बातें, ये भी बातें बोली गई है, हमने देखा है लास्ट में ये भी वाली भी बातें देखी है। लेकिन निष्कर्ष या कौन सी बातों को इंप्लाई करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सबसे ज्यादा सुटेबल हो जाएगा यहाँ पर, कि मोस्ट ऑफ द ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज है ना, वो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। अब इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे भाई, जहां पर 2-3 ऑप्शंस आपको सही लगेंगे, और गलत क्यों है ये भी हम आपके माइंड में आ जाएगा, तो ये इसको क्यों नहीं लिया गया ऐसा, ठीक है। लेकिन 2-3 ऑप्शंस अगर हम सही होते हैं, और लेना तो हमको किसी एक को ही होता है, 4 सही आंसर में जो सबसे ज्यादा सही होगा या सबसे ज्यादा सुटेबल होगा उसको लिया जाता है। ऐसे भी ऑप्शंस, ऐसे भी क्वेश्चंस आप देखें, है ना, जहां 2 सही आंसर है उसके, लेकिन जो ज्यादा सही है उसको लिया जाएगा, ऐसा होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी पैसेज को आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आप क्या करिए, पैसेज को एक बार पढ़िए अच्छे से, ठीक है। कई लोगों का ये मानना है कि पहले एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए फिर पैसेज पढ़िए, तो वो भी आप नहीं करेंगे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप शुरू में पैसेज ही पढ़िए अच्छे से, है ना, पैसेज को समझने की कोशिश करिए। अगर आप पैसेज को समझ लेते हैं ना, तो क्वेश्चंस को भी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पैसेज का जो थीम है, जो मेन बातें हैं, जो टॉपिक है, किसके बारे में पैसेज बात किया है, वो समझ में आनी चाहिए। बहुत सारे हम अपनी प्री नॉलेज या बैकग्राउंड नॉलेज का भी यूज करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये यूजफुल होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं और भी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास।